हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारी नई कहानी द अंडर कवर मिलेनियर बड़ी अच्छी लगी। मैं बड़ा खुश हूं। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2, द अंडर कवर मिलेनियर। भूख ने अब दर्द का रूप ले लिया था। उसकी पसलियों में उस दिन की पड़ी लातों का दर्द अब असहनीय रूप से तेज हो रहा था। बुखार के कारण उसका शरीर भी भट्टी की तरह तपने लगा था। उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। कभी उसे रुचि की वो गंदी हंसी सुनाई देती, तो कभी रायजादा के जूतों की वो था, तो कभी देवराज शाह का वो गुस्से से भरा हुआ चेहरा दिखाई देता। रात के सन्नाटे में नक्श ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहकर उसके ठंडे कानों तक जा रहे थे, लेकिन फिर भी नक्श ने कांप कर अपने होठों से खुद से कहा, तुम जीत नहीं पाओगे देवराज शाह। तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन तुम मुझे अपने घुटनों के सामने मजबूर नहीं कर सकते। मैं टूट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा। ऐसे दर्द और दुख की रात में वो भी रात बीत गई। अगले दिन की दोपहर नक्श की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बस स्टॉप से उठ भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था। सांसें उथल गई थी। तभी एक पुरानी सी स्प्लेंडर बाइक तेजी से आकर बस स्टॉप के पास आकर रुकी। बाइक पर दो लड़के सवार थे। पहला लड़का अंकित, वो नक्श का बचपन का दोस्त और उसका क्लासमेट भी था। अंकित एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से आता था। उसके पिता एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और घर की पूरी जिम्मेदारी अंकित के कंधों पर थी। वो दिन रात पढ़ाई करता ताकि यूपीएससी क्लियर करके अपने परिवार के दिन बदल ले। दूसरा लड़का था गर्वित। वो स्वभाव से थोड़ा मजाकिया लेकिन दिल का हीरा था। गर्वित के पिता की चांदनी चौक में एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान थी। गर्वित कॉलेज के बाद उसी दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसकी शादी के लिए पूरा परिवार पाई पाई जोड़ रहा था। अंकित और गर्वित पिछले 2 दिनों से पागलों की तरह नक्श को पूरे कॉलेज, हॉस्पिटल और थानों में ढूंढ रहे थे। उन्हें कॉलेज में हुई इस घटना का पता चल गया था, लेकिन पुलिस ने रोहित राजदा के खिलाफ उनकी एक भी नहीं सुनी। जैसे ही गर्वित की नजर बस स्टॉप पर पड़े उस बेजान शरीर पर पड़ी, उनकी चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, अंकित, वो देख, नक्श है वो। उसकी ये बात सुनते ही अंकित ने भी नक्श की तरफ देखा। उसकी खस्ता हालात देखकर दोनों तुरंत बाइक वहीं पर फेंक कर पागलों की तरह नक्श की तरफ दौड़ पड़े। अंकित ने नक्श का सिर अपनी गोद में रखकर रोकर कहा, नक्श भाई, ये क्या हो गया यार तुझे? आंखें खोल मेरे भाई। उसकी आवाज सुनते ही नक्श ने बड़ी मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। अपने सामने अपने जिगरी और सबसे प्यारे दोस्तों को देखकर उसके सूखे होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके धीरे से उसने फुसफुसा कर कहा, तुम तुम दोनों। नक्श के गले में सिर्फ हवा ही निकल रही थी, लेकिन आगे से गर्वित ने उसको तुरंत चुप करवा कर कहा, चुप रह साले, कुछ मत बोल। ये कहकर गर्वित ने अपनी जैकेट उतारकर नक्श को पहनाई और आगे कहा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल अंकित, इसे मेरे घर पर लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल का कोई ऐसा भरोसा भी नहीं है। इसी के साथ वो दोनों किसी तरह नक्श को उठाकर बाइक के बीच में बैठाकर गर्वित के घर ले गए। अगले 3 दिनों तक अंकित और गर्वित ने अपनी जान की परवाह किए बिना नक्श की सेवा की। गर्वित ने अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए गए पैसों में से कुछ पैसे निकालकर एक प्राइवेट डॉक्टर को घर बुलाया और नक्श का इलाज करवाया। अंकित ने दिन रात जाकर नक्श के माथे पर पट्टियां रखी, उसे अपने हाथों से दलिया भी खिलाया। नक्श ने उसे रोहित रायजादा वाली बात तो बताई, लेकिन देवराज शाह के बारे में कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त इस आग में झुलस ले। उन्हें लगा कि अपने दोस्तों के प्यार और इस छोटी सी दुनिया में महफूज है वो, लेकिन वो भूल गया था कि देवराज शाह की नजरें बाज की तरह थी, जो दिल्ली के हर कोने को देख रही थी। उधर शाह मैंसन के उस आलिशान स्टडी रूम में देवराज शाह अपनी भारी लेदर की कुर्सी पर बैठे सिगार पी रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी झुंझलाहट थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन नक्श उनके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आया था। तभी काशीनाथ जी दबे कदमों से अंदर आए। काशीनाथ ने सिर झुकाकर कहा, सर, नक्श बाबा का पता चल गया है। उनकी बात सुनते ही आगे से देवराज ने सिर गार और धुआं छोड़कर कड़क आवाज में पूछा, कहाँ है वो? कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? आगे से काशीनाथ ने तुरंत उनकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं सर, वो जिंदा है। उनके 2 दोस्त
अंकित और गर्वित ने उन्हें ढूंढ लिया। वो लोग उन्हें गर्वित के घर ले गए और उसका इलाज करवा रहे हैं। वो लड़के अपनी जान लड़ाकर उनकी हिफाजत कर रहे हैं। काशीनाथ जी की बात सुनकर देवराज की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। उन्होंने इस सिगार को एस्ट्रे में जोर से मसल दिया। देवराज ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, दोस्ती, यही उसकी असली ताकत है। नक्श को लगता है कि वो इन छोटे मोटे कीड़ों के सहारे मुझसे जंग जीत लेगा। वो भूल गया है कि जिस दीवार के सहारे वो खड़ा है, मैं उस दीवार को ही बारूद से उड़ा दूंगा। यह कहकर देवराज शाह ने अपनी कुर्सी से उठकर काशीनाथ की तरफ देखा। उन्होंने काशीनाथ को ऑर्डर देकर कहा, काशीनाथ, नक्श सीधा वार सह सकता है, लेकिन वो अपनों का दर्द नहीं सह सकता। वो दोनों लड़के अंकित और गर्वित, उनकी पूरी कुंडली निकालो। उनके परिवार, उनकी कमजोरियां, उनके सपने और सब कुछ। उनके बात सुनकर आगे से काशीनाथ ने घबरा कर पूछा, सर, क्या हमें उन लड़कों को? तभी आगे से देवराज ने उसकी आंखों में एक साइकोपैथ जैसी क्रूरता के साथ कहा, नहीं, उन्हें मारना आसान होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें जिंदगी भर के लिए बर्बाद किया जाए। उनके परिवार को सड़क पर लेकर आओ। उनके सपने को ऐसा कुचलो कि वह खुद नक्श को अपने घर से धक्के मार कर निकाल दे। जब नक्श यह देखेगा कि उसकी वजह से उसके दोस्त बर्बाद हो रहे हैं, तब उसका गुरूर टूटेगा। तब वो चीखता हुआ मेरे पास आएगा, इसे जल्दी से काम शुरू करो। देवराज शाह का यह फरमान उन दो मासूम परिवारों के लिए मौत के परवाने से कम नहीं था। वहीं देवराज शाह की मशीनरी को काम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 2 दिन बाद सुबह के करीब 10 बजे नक्श अब थोड़ा बहुत उठकर बैठने लगा था। वहीं अंकित कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अचानक दिल्ली पुलिस की 2 जीपें तेज सायरन बजाकर कॉलेज के गेट में दाखिल हुई। पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। पुलिस सीधे लाइब्रेरी में घुसी और उन्होंने अंकित को उसके कॉलर से पकड़कर घसीटकर बाहर निकाला। तभी आगे से अंकित ने कंफ्यूज होकर पूछा, अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया है? अंकित घबराहट के मारे चीख रहा था, लेकिन आगे से एक पुलिस वाले ने जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, चुप कर बे क्रिमिनल, यूपीएससी का पेपर लीक करवाता है? तेरे हॉस्टल के कमरे से हमें कल होने वाले एग्जाम के पेपर की कॉपियां, लाखों रुपए कैश बरामद हुआ है। उसकी ये बात सुनते ही अंकित चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, क्या? अरे नहीं, ये झूठ है, मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंकित रोने लगा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी सरेआम अंकित को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। इतना ही नहीं, उसी वक्त अंकित के घर पर भी पुलिस पहुंच गई। उसके पिता, जो एक ईमानदार क्लर्क थे, उन पर कंपनी के फंड में हेराफेरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटों के भीतर अंकित का पूरा परिवार, जो बड़ी इज्जत से जी रहा था, एक झटके में सड़क पर आ गया। अंकित का यूपीएससी का सपना, जो उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थी, हमेशा के लिए कुचल दिया गया था। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, जहां उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाने लगा। दूसरी तरफ देवराज शाह का दूसरा हथौड़ा गर्वित पर गिरा। गर्वित अपने घर नक्श के पास बैठा उसे दवाई दे रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही गर्वित के चेहरे पर रंग सफेद पड़ गया। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ये हालात देखते ही नक्श ने घबरा कर पूछा, गर्वित, क्या हुआ भाई? आगे से गर्वित ने पागलों की तरह भागकर कहा, पापा, दुकान। उसको ऐसे भागता देखकर नक्श भी अपने दर्द की परवाह किए बिना लंगड़ाता हुआ पीछे भागा। जब वह दोनों चांदनी चौक पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर गर्वित की दुनिया उजड़ गई। एमसीडी के 3 बड़े-बड़े पीले बुलडोजर उनके उस छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस को मलबे में तब्दील कर चुके थे। गर्वित के बूढ़े पिता सड़क पर बैठे उस मलबे को देखकर छाती पीट पीट कर रो रहे थे और उनकी मां बेहोश हो चुकी थी। गर्वित दौड़कर अपने पिता के गले लग गया। उसने घबराकर अपने पापा से पूछा, पापा, ये सब क्या है पापा? हमारी दुकान, हमारा सब कुछ। आगे से उसके पिता ने फूट फूट कर कहा, बेटा, एमसीडी वाले आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान इलीगल जमीन पर बनी है। मैंने उन्हें सारे कागजात दिखाए, 40 साल पुराने कागज, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने हमें सामान भी नहीं निकालने दिया। तेरी बहन की शादी के लिए जो गहने और कैश मैंने तिजोरी में रखे थे, सब उस मलबे के नीचे दब गए। हम बर्बाद हो गए गर्वित, हम सड़क पर आ गए बेटा। अपने पापा की बात सुनते ही गर्वित ने उस मलबे को देखा, फिर उन एमसीडी के ऑफिसर्स को जो दूर खड़े हंस रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया, लेकिन नक्श ये सब समझ रहा था। नक्श वहां सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था।
उसका दिल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच कर उसे चीर दिया हो। उसके कानों में देवराज शाह के शब्द गूंज रहे थे, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा। उसे पता चल गया कि अंकित की गिरफ्तारी और गर्वित की दुकान का टूटना इत्तेफाक नहीं है। यह देवराज शाह उसके लिए किया गया तोहफा था, और जो रोहित राजदा की मार से हजारों गुना ज्यादा दर्दनाक था। नक्श ने देखा कि कैसे गर्वित का हंसता खेलता परिवार आज सड़क पर धूल फांक रहा है। उसे पता था कि अंकित, जिसका सपना एक बड़ा अफसर बनने का था, अब किसी अंधेरी जेल में बैठा अपनी किस्मत को रो रहा होगा। इस बारे में सोचकर नक्श के गले में एक घुटी हुई आवाज निकली और उसने खुद से कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे गुरूर की कीमत मेरे दोस्तों को चुकानी पड़ रही। देवराज शाह ने मुझे वही मारा है जहां मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है। अपराध बोध ने एक भयंकर बवंडर के नक्श को घेर लिया। उसका दिमाग फटने लगा। एक पल के लिए उसने मन में आया कि वो दौड़कर शाह मैंसन में जाए, देवराज शाह के पैरों में गिर पड़े और चीख चीख कर कहे कि मैं हार गया, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। वो एक कदम आगे बढ़ा भी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मां का तड़पता हुआ चेहरा आ गया। फिर उसे गर्वित के पिता के आंसू दिखाई दिए और अंकित का वो मासूम सा चेहरा, जिसे सरेआम गुंडा साबित कर दिया गया। अगर आज वो हार मान लेगा तो सिर्फ अपना जमीर नहीं हारता, बल्कि वो देवराज शाह को यह यकीन दिला देता कि इंसानियत, प्यार और दोस्ती जैसी चीजें पैसों के सामने कमजोर है। नक्श कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में अब तक जो बेबसी के आंसू थे वो अचानक सूख गए। उसकी जगह एक सर्द भयानक हुंकार चमकने ले ली, जिसे देखकर साक्षात यमराज भी कांप जाए। नक्श ने हवा में फुसफुसा कर कहा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर देवराज शाह। आपने मुझे डराने के लिए मेरे अपनों को छुआ। अब तक मैं सिर्फ आपसे दूर रहना चाहता था, लेकिन अब मैं आपकी उस दुनिया को उसी मलबे में तब्दील करूंगा जिसमें आपने गर्वित की दुकान को किया है। उसकी आवाज में अब कोई दर्द नहीं, सिर्फ मौत की शांति थी। चांदनी चौक के उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जहां गर्वित के पिता अपने उजड़े हुए आशियाने के मलबे पर बैठकर छाती पीट रहे थे, नक्श एक बुत की तरह खड़ा था। उसके आसपास गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की भीड़ का शोर और एमसीडी के बुलडोजरों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। लेकिन नक्श के दिमाग में एक अलग ही सन्नाटा पसरा था। 11 सालों तक वो जिस नफरत और गुस्से को अपने सीने में दबाए हुए था, आज देवराज शाह ने उस पेट्रोल छिड़क कर उसे और भड़का दिया। नक्श वहां धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो जानता था कि अगर वो अभी गर्वित के पास गया तो उसकी आंखों के आंसू और उसकी बेबसी नक्श को कमजोर कर देगी। उसे रोना नहीं था, उसे लड़ना था। वो भीड़ से निकलकर चांदनी चौक की एक संकरी और अंधेरी गली में चला गया। गली के एक ठंडे कोने में दीवार का सहारा लेकर वो खड़ा हो गया और उसका दायां हाथ, जिस पर प्लास्टर चढ़ा था, दर्द से टीस मार रहा था। लेकिन उसका ध्यान उस दर्द पर था ही नहीं। उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेज दौड़ रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि पुलिस उसकी जेब में है। अगर मैं मीडिया के पास गया तो मेरी बात कोई नहीं छापेगा, क्योंकि अखबार उनके पैसों से चलते हैं। मेरे पास ना पैसा है ना पावर, और मेरा दुश्मन इस शहर का भगवान है। तभी उस अंधेरी गली के सन्नाटे में नक्श के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे बचपन में अपनी माँ द्वारा सुनाई गई रामायण की एक कहानी याद आ गई। बेटा, रावण बहुत ताकतवर था। उसके पास सोने की लंका थी, अजय सेना थी और देवताओं का वरदान था। राम जी उसे बाहर से हरा सकते थे, लेकिन रावण की असली कमजोरी, उसकी मौत का राज उसकी लंका के अंदर ही छिपा था। रावण की लंका को जड़ से खत्म करने के लिए हनुमान का उस लंका के अंदर जाना बहुत जरूरी था। जब तक आप दुश्मन के चक्रव्यूह में नहीं घुसते, तब तक आप उसे तोड़ नहीं पाओगे। तभी नक्श ने अपने सूखे होठों पर बुदबुदाकर कहा, लंका। देवराज शाह का वो अरबों का शाह अंपायर भी तो सोने की लंका के जैसा था। एक ऐसी लंका जिसकी नींव गरीबों के आंसुओं, धोखे और क्रूरता पर रखी गई थी। देवराज शाह उस लंका का रावण था। इसलिए नक्श ने मन ही मन में कहा, अगर मुझे रावण को तोड़ना है, अगर मुझे देवराज शाह का गुरूर तोड़ना है, तो मुझे उसकी लंका में वापस जाना ही होगा। ये सोचकर नक्श की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। ये कोई हार नहीं थी, ये युद्ध नीति थी। जहर को काटने के लिए जहर ही पीना पड़ता है। देवराज शाह उसे मजबूर करना चाहता था, उसे घुटनों पर लाना ही चाहता था। तो ठीक है, नक्श ने फैसला किया कि वो देवराज शाह को वही देगा जो वो चाहता है, लेकिन वो अपने तरीके से। वो शाह एम्पायर को एक्सेप्ट करेगा और उस ताकत को अपने हाथों में लेगा, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल वो देवराज शाह को बर्बाद करने के लिए ही करेगा। उसके पास अभी भी अंकित
को जेल में सलाखों से बाहर निकाले और गर्वित के परिवार को सड़क पर आने से रोकने की सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका था। वो उसे मुखौटा पहनना ही था जिससे वो उसे ज्यादा नफरत थी। यह सब सोचकर नक्श ने अपनी जेब से पुराना टूटा हुआ स्मार्टफोन निकाला। स्क्रीन कई जगह से चटक गई थी। उसने कांपते लेकिन दृढ़ हाथों से कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। उसमें एक नंबर सेव था जिसमें उसने कभी भी डायल नहीं किया था, लेकिन वो नंबर उसके जेहन में छुपा हुआ था। यह नंबर काशनाथ का था। नक्श ने कॉल बटन दबाया और फोन की रिंग बजने लगी। हर एक घंटे के साथ नक्श अपने पुराने कमजोर और अनाथ वजूद को मार रहा था, एक नए क्रूर और ताकतवर इंसान को जन्म दे रहा था। तीसरे घंटे पर ही फोन उठ गया। दूसरी तरफ से काशनाथ जी की भारी आवाज आई, हेलो। उनकी आवाज सुनते ही इधर से नक्श ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज में अब कोई लड़कपन या घबराहट नहीं थी। उसने कड़क आवाज में कहा, काशनाथ जी, मैं नक्श शाह बोल रहा हूँ। 11 सालों में पहली बार नक्श ने अपने नाम के साथ शाह शब्द का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर फोन के दूसरी तरफ काशनाथ जी एक पल के लिए सन रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़का है जो कुछ दिन पहले शाह मैंसन में चीख चीख कर यह नाम ठुकरा रहा था। उन्होंने हैरान होकर कहा, बाबा, नक्श बाबा, मुझे पता था कि आप फोन करेंगे। आप? काशीनाथ जी की आवाज में एक मिश्रित भाव था, हैरानी और जीत की खुशी भी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, नक्श ने उनकी बात को बीच में काटकर एक ठंडी और आदेशात्मक आवाज में कहा, काशीनाथ जी, मेरे पास आपकी इन बातों को सुनने का समय नहीं है। आप पहले चुपचाप मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि अंकित और गर्वित के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों ने ही किया है। मिस्टर देवराज शाह जीत गए हैं। मैं उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मैं शाह एम्पायर का वारिस बनने के लिए और उनके बिजनेस को संभालने के लिए तैयार हूं। उसकी ये बात सुनते ही काशीनाथ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुशी में चहक कर कहा, ये बहुत अच्छी खबर है बाबा। आपके पापा ये सुनकर बहुत। तभी नक्श ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। नक्श की आवाज धारदार चाकू की तरह चल रही थी, जिसने काशीनाथ की खुशी को बीच में ही चीर दिया। उनकी बात सुनते ही उधर से काशीनाथ ने थोड़ा संभल कर कहा, शर्त? बाबा, आप किस हैसियत से इस शर्त रख रहे हैं? उनकी बात सुनते ही इधर से नक्श ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, उस हैसियत से जिसके बिना देवराज शाह का यह एम्पायर लावारिस हो जाएगा। आप मेरी शर्त सुनिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। मुझे ये शाह एम्पायर चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दुनिया, मीडिया या दुश्मनों को ये भनक लगे कि देवराज शाह का इकलौता बेटा लौट आया है। उसकी ये बात सुनकर काशीनाथ कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन बाबा, पापा तो आपकी पूरी दुनिया के सामने एक ग्रैंड पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं। वो सबको दिखाना चाहते हैं कि। लेकिन तभी नक्श ने उनको बीच में काट कर फिर सख्ती से कहा, मुझे उनके दिखावे से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी भी अपनी वही नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। मैं अपने उसी पीजी में रहूंगा, उसी कॉलेज में अपनी स्टडी पूरी करूंगा और उसी तरह अपने दोस्तों के साथ एक आम गरीब लड़के नक्श की तरह रहूंगा। मेरा ये रूप दुनिया के लिए रहेगा। फिर उसने थोड़ा रुक कर आगे कहा, लेकिन पर्दे के पीछे सीक्रेटली मैं शाह परिवार के बिजनेस को संभालना शुरू करूंगा। मैं आपके साथ और देवराज शाह के साथ बैठकर वो सब कुछ सीखूंगा जो इस एम्पायर को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मेरा कोई नाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर पब्लिकली नहीं आएगा। मैं एक शैडो की तरह एक शाह एम्पायर को कंट्रोल करूंगा। उसकी ये बात सुनकर काशीनाथ हैरान थे। उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, पर बाबा, ऐसा क्यों? आप राजमहल छोड़कर सड़कों पर क्यों रहना चाहते हैं? तभी नक्श ने सफेद झूठ बोलकर कहा, क्योंकि मुझे पहले इस शहर और इस बिजनेस की रगों में दौड़ना है और उसको समझना है, बिना किसी की नजरों में आए। जबकि असली वजह यह थी कि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसे नफरत की नजर से देखे, और वो धीरे धीरे देवराज की जड़ों को खोखला भी करना चाहता था। इसके बाद उसने अपने असली डिमांड आगे बढ़ाकर कहा, और हाँ, मेरे इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने से पहले मेरी दो मांगे और हैं, जिन्हें आपको अगले 1 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। उसकी यह बात सुनते उधर काशीनाथ ने चौंक कर पूछा, कैसी मांगे? उधर से नक्श ने तुरंत जवाब देकर कहा, पहले ही मेरा दोस्त अंकित,
जो अभी लॉकअप में है वो इज्जत के साथ बाहर आना चाहिए। उसके ऊपर सारे फर्जी केस हटने चाहिए और पुलिस कमिश्नर खुद उससे माफी मांगेगा। दूसरी, गर्वित के पिता की दुकान जिस एमसीडी ने तोड़ी है, उन्हें एक अज्ञात सरकारी फंड या ट्रस्ट के जरिए इतना मुआवजा मिलना चाहिए कि वो अपनी दुकान और अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा कर सके। और ध्यान रहे, उन्हें कभी ये शक नहीं होना चाहिए कि यह पैसा शाह परिवार या मेरी वजह से आया है। अगर ये दोनों काम अगले 1 घंटे के अंदर नहीं हुए तो देवराज शाह को मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। मैं यमुना में नहीं कूदूंगा। मैं शाह मैंसन के गेट पर आकर अपनी जान दूंगा और एक सुसाइड नोट में सब कुछ मीडिया को बताऊंगा कि क्या हुआ है। अब चॉइस आपकी है। ये एक रिक्वेस्ट नहीं थी, एक अल्टीमेटम था। इसके बाद नक्श ने फोन काट दिया और दीवार पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना पासा फेंक दिया था। अब सिर्फ इंतजार करना बाकी था। वहीं उधर शाह मैंसन के उस आलीशान स्टडी रूम में देवराज शाह अपने महोगनी के डेस्क के पीछे बैठे थे। उनके हाथ में महंगे स्कॉच का गिलास था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और काशीनाथ जी अंदर दाखिल हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हल्की उलझन थी। उनको देखते ही देवराज ने एक विजयी मुस्कान के साथ उनसे पूछा, क्या खबर है काशीनाथ? उस लड़के का गुरूर टूट गया? क्या वो गिड़गिड़ा रहा था? आगे से काशीनाथ ने थोड़ा हिचकिचाकर उनकी बात का जवाब देकर कहा, सर, नक्श बाबा का फोन आया था। उन्होंने हार मान ली है। वो शाह एम्पायर का वारिस बनने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनते ही देवराज शाह ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उन्होंने जोर से हंसकर कहा, मैंने कहा था ना काशीनाथ, दुनिया का कोई भी इंसान इतनी दौलत और इतनी ताकत को ठुकरा नहीं सकता। नफरत और गुरूर सिर्फ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक पेट भरा हो। देखा, मेरा एक ही वार ने उसको घुटनों पर ला दिया। ये कहकर वो जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन तभी काशनाथ ने उनको रोक कर कहा, लेकिन सर, उन्होंने कुछ शर्तें रखी है। उसके बाद सुनते ही देवराज की हंसी रुक गई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, शर्तें? उस सड़क छाप भिखारी की क्या औकात जो देवराज शाह के सामने शर्त रखे? तभी काशीनाथ ने नक्श की सारी बातें, उसकी वो सीक्रेट आइडेंटिटी वाली शर्त और दोहरी जिंदगी जीने का फैसला, अंकित और गर्वित को तुरंत आजाद करने की धमकी, सब कुछ हूबहू देवराज शाह को बता दिया। ये सब सुनने के बाद देवराज शाह थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। उन्होंने अपनी स्कोच का एक घूंट लिया और उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। देवराज को लगा कि नक्श शायद अभी भी अपने दोस्तों के सामने अच्छा बनने का नाटक करना चाहता है। उसे लगा कि नक्श अभी कच्चा है। वो सीधे तौर पर इतने बड़ी दुनिया का सामना करने से घबरा रहा है, इसलिए छुपकर काम करना चाहता है। देवराज के लिए कोई घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं था। देवराज ने ग्लास मेज पर रखा और कहा, इंटरेस्टिंग। उसने साबित कर दिया कि उस लड़के में सच में शाह परिवार का खून है। वो शतरंज का खेल सीख रहा है। उसे लगता है कि मुखौटा पहनकर अपने दोस्तों को बचा लेगा और मेरी दौलत का मजा भी ले लेगा। ठीक है काशीनाथ, मुझे उसकी शर्त मंजूर है। तभी आगे से काशीनाथ उनको सलाह देकर कहा, सर, क्या हमें उसे पब्लिकली लॉन्च नहीं करना चाहिए? अगर रायजादा परिवार को पता चलेगा कि आपका बेटा है तो वो उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। लेकिन आगे से देवराज ने तुरंत अपना हाथ उठाकर कहा, नहीं, रायजादा को जो करना था वो कर चुका। अब जब नक्श खुद पर्दे के पीछे रहकर ताकत का इस्तेमाल करना सीखेगा तो खुद रायजादा का शिकार करेगा। उसे सीक्रेटली काम करने दो। एक बार जब उसे सत्ता का, पैसों का और दूसरों को कुचलने का असली मजा आने लगेगा, है ना काशीनाथ, तो वो अपनी वो गरीबी वाली नॉर्मल जिंदगी खुद ब खुद छोड़ देगा। ताकत एक ऐसा नशा है, इंसान के सारे उसूल भुला देता है। उसे ये नशा करने दो काशीनाथ। उसकी देवराज शाह ने एक बटन उठाया और एक लीगल टीम को कॉल कर कर काशीनाथ जी से कहा, काशीनाथ, उन दोनों लड़कों अंकित और गर्वित को छोड़ दो। पुलिस और एमसीडी को फोन लगाओ। नक्श को जैसा नक्श ने कहा है वैसा ही करो। मेरे बेटे का शाह एम्पायर में स्वागत करने का वक्त आ गया है। देवराज शाह को लगा कि उन्होंने नक्श को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे नाग को अपने ही घर में दूध पिलाने की इजाजत दे दी जो धीरे धीरे बड़ा होकर उसे घर को डसने वाला था। इसके 2 घंटे बाद दिल्ली का मौसम अभी भी सर्द था, लेकिन गर्वित और अंकित की जिंदगी में अचानक आए तबाही के बादल छटने लगे। गर्वित अभी भी अपने टूटे हुए दुकान के मलबे के पास बैठा था। तभी वहां एमसीडी का एक सफेद रंग का सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही अधिकारी बाहर निकला
जिसने सुबह दुकान तोड़ने का ऑर्डर दिया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि पसीना था। वो दौड़कर गर्वित के पिता के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। ऊपर से एक नया ऑर्डर आया है। हमारी फाइल में कुछ गड़बड़ी थी। आपकी दुकान बिल्कुल लीगल थी। सरकार की तरफ से आपको आपकी दुकान के लिए नुकसान के लिए, मानसिक परेशानी के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तुरंत पास किया गया है। ये लीजिए ड्राफ्ट और आपकी दुकान हम खुद अपनी तरफ से दोबारा बनवा कर देंगे। उसकी बात सुनकर गर्वित और उसके पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह चमत्कार से कम नहीं था। 1 करोड़ रुपए, उनकी जिंदगी संवर गई। उसी वक्त गर्वित के फोन की घंटी बजी और फोन अंकित का था। जैसे ही गर्वित ने फोन उठाया, उधर से अंकित की खुशी भरी आवाज आई, हेलो गर्वित भाई, भाई मैं छूट गया। अंकित फोन पर बड़ा खस हो गया था। उसने खुशी से झूम कर आगे कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, अचानक कमिश्नर खुद लॉकअप में आया। उसने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि असली मुजरिम पकड़ लिए गए हैं। मुझ पर लगे सारे केस वापस ले लिए गए भाई। मेरे पापा को भी छोड़ दिया है भाई। हमारा बुरा वक्त टल गया यार। उसकी ये बात सुनकर गर्वित की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। वहीं कुछ ही दूरी पर उसी अंधेरी गली के मुहाने पर खड़ा नक्श ये सब देख रहा था। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग न दिखाई देने वाली मुस्कान थी। उसका दांव सही बैठ गया था। अपने दोस्तों को उसने आज बचा लिया था। देवराज शाह की ताकत ने जो तबाही मचाई थी, उसी ताकत ने उस तबाही को समेट लिया था। नक्श ने एक गहरी सांस ली। अपने चेहरे के हाव भाव बदले और एक थके हुए, कमजोर, लाचार दोस्त का मुखौटा अपने चेहरे पर पहन लिया। वो लंगड़ाता हुआ गर्वित की तरफ बढ़ा। नक्श ने थकी हुई आवाज में गर्वित को पुकार कर कहा, गर्वित। गर्वित ने मुड़कर देखा। दौड़कर नक्श के गले लगकर बोला, नक्श भाई, तू कहाँ चला गया था इस हालात में? और देख, भगवान ने हमारी सुन ली यार। सब कुछ ठीक हो गया ब्रो। आगे से नक्श ने गर्वित की पीठ थपथपा कर कहा, हाँ भाई, मुझे तो पहले ही पता था कि सब ठीक हो जाएगा। अब कोई हमें नहीं तोड़ पाएगा दोस्त। लेकिन उसकी आंखें आत्मसम्मान की तरफ नहीं, बल्कि शहर की उन ऊंची ऊंची बिल्डिंग की तरफ देख रही थी जहां शाह एम्पायर का हेडक्वार्टर था। गर्वित और अंकित को जरा भी भनक नहीं थी। उनके सामने खड़ा ये फटीचर गरीब और कपड़ों की दुकान में अभी यमुना की कीचड़ और खून के धब्बे लेकर आया। या अब ये दिल्ली का सबसे ताकतवर, अमीर और सबसे खतरनाक इंसान बन चुका था। शाह अंपायर का गुप्त सम्राट बन चुका था। अगले दिन बहुत तेजी से गुजरे। नक्श वापस अपने उसी पीजी में आ गया। शर्मा जी, जिन्होंने उसे धक्के मार कर निकाला था, अब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें ऊपर से सख्त हिदायत मिली कि नक्श को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाएगा। सुबह के वक्त नक्श का साधारण दिल्ली की स्टूडेंट्स होता है, वैसा ही पुरानी हुई टूटी साइकिल चुपके से नया और रिपेयर करा दिया गया और चला कर वो कॉलेज जाता। कैंटीन में उसी तरह के वो कोने में बैठता, लोगों के ताने सुनता और रुचि जैसी घमंडी लड़कियां, रोहित राजा जैसे रईस जादे की नजरों से बचकर रहता। कॉलेज के बाहर वो अभी भी एक फटीचर नक्श था और जिसे रोहित ने पीटा था। रोहित को जब पता चला कि नक्श जिंदा है तो उसने फिर से उसे पीटने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि रोहित का कोई भी गुंडा नक्श के करीब पहुंचता, शहर के सबसे अंडरवर्ल्ड खतरनाक डॉन ने रोहित को एक फोन करके ऐसी धमकी दी तो रोहित के नक्श के पास भटकना ही छोड़ दिया। रोहित को लगा कि शायद नक्श के किसी दोस्त के अंडरवर्ल्ड में कोई कनेक्शन है। उसके सपने में भी उसने सोचा नहीं था कि वो कनेक्शन खुद नक्श शाह के हैं। जैसे जैसे शाम होती, नक्श की जिंदगी का दूसरा पन्ना खुलता। शाम को अपने पीजी से निकलता, कुछ गलियां पार करके एक सुनसान जगह पर पहुंचता, जहां एक काले शीशे वाली मर्सिडीज मैकबे उसका इंतजार कर रही होती। गाड़ी के अंदर बैठते ही एक स्टूडेंट से वो सीधा मिस्टर नक्श शाह में बदल जाता। गाड़ी उसे सीधे शाह एम्पायर के हेडक्वार्टर की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर लेकर जाती, जहां सिर्फ देवराज शाह और काशीनाथ की गाड़ियां आती थी। वहां एक प्राइवेट एलिवेटर उसे सीधे टॉप फ्लोर के उस शानदार ऑफिस में ले जाता, जहां की कुर्सी पर बैठकर अब उसे इस एम्पायर का खेल समझना था। वहीं काशीनाथ जी और कई बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट उसे कंपनियों के अकाउंट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट डील्स, अंडरवर्ल्ड की कनेक्शंस में बारे में बताते। नर्स का दिमाग समंस की तरह था। वो हर चीज को गजब तरीके से सोख रहा था। देवराज शाह उसे अक्सर वीडियो कॉल पर बिजनेस की बारीकियां समझाते। देवराज खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उनके नक्शे कदम पर चल रहा है।
लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका अपना ही खून उनकी जड़ें काटने को तैयार हो रहा है। वहीं नक्श शाह अब एक मोहरे से उठकर इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी बन चुका था। एक ऐसा खिलाड़ी जो दिन के उजाले में एक लाचार गरीब और फटीचर प्यादा था, लेकिन रात के अंधेरे में वो शाह एम्पायर का खामोश और खूंखार बादशाह था। उसकी दोहरी जिंदगी में अब पूरी तरह से पटरी पर वो आ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हम होते हैं, तो दुनिया की कोई ना कोई नजर आप पर जरूर टिकी होती है। अगली सुबह दिल्ली की हल्की ठंड और सुनहरी धूप के साथ नक्श अपने उसी पुराने घिसे स्वेटर, फीके पड़ चुके जींस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेज में पहुंचा। वो कॉलेज के मेन गेट के अंदर दाखिल हो तो देखा कि आज कैंपस का माहौल रोज से थोड़ा अलग था। चारों तरफ रंग बिरंगे बैनर लगे थे। लॉन के बीचों बीच कुछ टेंट और स्टॉल लगाए गए थे। बैनर्स पर बड़े बड़े अक्षरों में से लिखा था, हेल्पिंग हैंड्स, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए मेगा चैरिटी इवेंट। कॉलेज के अमीर और रसूखदार स्टूडेंट्स वहां खड़े होकर 500 और 1000 रुपए डोनेट कर रहे थे। बदले में अपने आईफोन से दर्जनों सेल्फी खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। उनके लिए चैरिटी नहीं बल्कि अपना रुतबा और फेक सिंपैथी दिखाने का एक मौका था। ये सब देखकर नक्श ने गहरी सांस ली। इन अमीरों का ये दिखावा देखकर उसको अंदर शाह जागने लगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसे अपनी क्लास की तरफ जाना था और वो भीड़ से बचकर सिर झुकाकर लाइब्रेरी वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक फर्स्ट ईयर की जूनियर लड़की, जिसके गले में वॉलेंटियर का आईडी कार्ड लटक रहा था, दौड़कर आई और उसने नक्श का रास्ता रोक लिया। लड़की ने थोड़ी घबराहट और हिचकिचाहट के साथ कहा, एक्सक्यूज मी, हेलो सर। ये कहकर उसने नक्श के फटे हुए जूते और साधारण कपड़ों को देख लिया, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद वो गलत इंसान से पूछ रही है। लेकिन फिर भी उसने अपनी बात पूरी करके कहा, सर, हम उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये फंड उन गरीब और अनाथ बच्चों की स्टडी और दवाइयों के लिए है जिनके पास कोई सहारा नहीं। क्या क्या आप अपनी तरफ से कुछ डोनेट करना चाहेंगे? अमाउंट कुछ भी हो सकता है सर, 10 रुपए भी चलेंगे। लड़की की बात सुनकर नक्श कदम वहीं रुक गए। अनाथ गरीब दवाइयों के लिए पैसे, ये शब्द नक्श के कानों में किसी हथौड़े की तरह लगे। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का तड़पता हुआ चेहरा फिर से आ गया और अब जाकर वो बिना इलाज और पैसों के जैसे दम तोड़ गई थी। उसे याद आया कि कैसे वो खुद अनाथों के सड़कों की तरह ठोके खा रहा है, लेकिन आज वो मजबूर नहीं था। आज उसके पास दुनिया की हर ताकत और दौलत थी। नक्श ने उस लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकावट अचानक गायब हो गई। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की लेकिन गहरी सुकून भरी मुस्कान आ गई। नक्श ने बहुत ही शांत और नर्म आवाज में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपना क्यूआर कोड दीजिए। उसकी ये बात सुनते ही लड़की थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन उसने तुरंत खुशी से अपना फोन निकाला और एनजीओ के डोनेशन वाला क्यूआर कोड नक्श के सामने कर दिया। नक्श ने अपनी जेब से वही पुराना चटका हुआ फोन निकाला। देखने के लिए वो कबाड़ का फोन लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जो बैंकिंग ऐप था वो सीधे शाह एम्पायर के उस सीक्रेट अनलिमिटेड फंड अकाउंट से जुड़ा था, जिसका एक्सेस अब सिर्फ नक्श के पास था। नक्श ने कोड स्कैन किया। स्क्रीन पर अमाउंट भरने का ऑप्शन आया तो उसने बिना सोचे कीपैड पर 1 लाख रुपए टाइप किया और सेंड का बटन दबा दिया। तुरंत उस लड़की के फोन पर एक तेज डिंग की आवाज हुई। लड़की ने जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन देखी, उसकी आंखें फटी रह गई। उसका मुंह खुला रह गया और वो सांस लेना भूल गई। उसने हकला कर कहा, 1 लाख रुपए। उसकी आवाज में इतना सदमा और खुशी कि वो कांपने लगी। उसने कांप कर आगे कहा, सर, आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए या कोई गलती से? तभी आगे से नक्श ने अपनी उंगली होठों पर रखकर उसे धीरे से बोलने का इशारा किया और बोला, नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है, बस ध्यान रखना कि पैसा सही जगह पहुंच जाए। उसकी यह बात सुनते ही उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से झूम उठी। उसने झुककर नक्श का शुक्रिया अदा किया और बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भगवान आपका बहुत भला करे। सर, प्लीज अपना नाम बता दीजिए। हम डोनर्स के लिस्ट में आपका नाम टॉप पर लिखेंगे और आपको स्टेज पर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, नक्श ने उसे बीच में टोक कर कहा, नाम की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरा नाम किसी भी लिस्ट में नहीं चाहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि यह डोनेशन किसने दिया। उसकी आवाज में एक अब रहस्यमयी गंभीरता थी। यह कहकर नक्श वहां से तेजी से मुड़ गया और लाइब्रेरी के पिछले वाले रास्ते से गायब हो गया। वो जानता था कि अगर उसकी असलियत किसी के सामने आ गई तो देवराज शाह से निपटने का उसका जो मास्टरमाइंड प्लान था वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। नक्श को लगा कि उसने बहुत ही सफाई से काम कर दिया। किसी को उसके डोनेशन की भनक नहीं लगी, लेकिन वो गलत था।
बहुत ज्यादा गलत। लाइब्रेरी के ठीक बाहर कांच के बड़े से दरवाजे के पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम चारू था। चारू कॉलेज की उन लड़कियों में से थी जो बड़ी खूबसूरत, तीखी नखरे वाली, गजब के तेज दिमाग की थी। उसे लोगों को ऑब्जर्व करना बड़ा पसंद था। चारू ने नक्श और उस वॉलेंटियर लड़की के बीच हुई पूरी घटना को दूर से देख लिया था। हालांकि वो उनकी बातें नहीं सुन पाई, लेकिन जब उस वॉलंटियर लड़की के फोन पर 1 लाख रुपए का नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ तो चारू ने तेज नजरों से उन जीरो को गिन लिया। उसे सबसे बड़ी बात, और उसने उस लड़की के चेहरे का सदमा देखा। ये सब देखकर चारू की दरवाजे पर आंखें जम गई, और वहीं उसकी आंखों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी भौहें तन गई थी। उसने मन में सोचा, 1 लाख रुपए! नक्श, वो फटीचर नक्श, रोज शाम को शर्मा जी के मेडिकल स्टोर पर झाड़ू लगाता है, और आज फटे हुए कैनवस के जूते पहनकर आता है, और वो किसी को 1 लाख रुपए का दान कर देता है। कैसे? चारों का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चलने लगा। उसने नक्श को हमेशा एक लाचार गरीब लड़के के रूप में देखा था। जब रोहित ने नक्श को बुरी तरह पीटा था तब भी चारू वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो चुप रही थी क्योंकि उसे गरीबों के पचड़े में नहीं पड़ना था। उसने खुद में बुदबुदा कर कहा, ये नहीं हो सकता। क्या तो वो कोई फ्रॉड कर रहा है, या फिर वो इंसान है ही नहीं जो दिखाता है। चारों की धड़कनें तेज हो गई। लड़कियों की सिक्स सेंस बड़ी तेज होती है, और चारों को उस वक्त नक्श का उन शांत गहरी आंखों में एक अजीब सी ताकत नजर आई थी। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाकर रहेगी। नक्श की सच्चाई क्या है, ये जानना उसके लिए फितूर दिमाग का सवाल हो गया था। इसलिए चारों ने तुरंत अपने बैग कंधे पर डाला और छुपते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकली। नक्श का पीछा करना शुरू कर दिया। कॉलेज की छुट्टी होने तक चारों ने नक्श पर अपनी बात जैसी नजरें गड़ाए रखी। जैसे शाम के 4 बजे नक्श अपना पुराना बैग उठाकर कॉलेज के गेट से बाहर निकला। चारों भी उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल दी। नक्श अपने उसी पुराने अंदाज में सिर झुकाकर चल रहा था। नॉर्थ कैंपस की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होता हुआ एक छोटी सी गली में मुड़ गया। ये देखकर चारों ने अपना दुपट्टा चेहरे पर थोड़ा खींच लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके, और वो दबे हुए कदमों से उसका पीछा करने लगी। नक्श कुछ दूर चलने के बाद एक पुराने टी स्टॉल के पास रुका। उसने एक 5 रुपए वाली चाय पी और फिर आगे बढ़ गया। यह देखकर चारों को लगा कि शायद उसका शक गलत था। उसने मन ही मन में सोचा, ये तो बिल्कुल भिखारियों की तरह घूम रहा है, शायद मुझे कुछ गलत फहमी हो गई। लेकिन तभी उसने देखा नक्श का रास्ता अचानक बदल गया। वो मेन रोड से कटकर दिल्ली के एक बहुत ही पोश और सुनसान वीआईपी इलाके की तरफ मुड़ गया। ये इलाका बड़ी बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग्स और 5 स्टार होटल्स का था, जहां आम लोगों का आना जाना लगभग न के बराबर था। यह देखकर चारू की सांसें अटकने लगी। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, नक्श, यहाँ क्या कर रहा है ये? तभी नक्श एक बड़ी आलीशान कांच की गगनचुंबी इमारत के पीछे बनी एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ बढ़ा। उस पार्किंग के गेट पर भारी सिक्योरिटी थी। वहां सिर्फ करोड़ों की गाड़ियां खड़ी होती थी। चारू एक बड़े से पिलर के पीछे छुप गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नक्श जैसे ही पार्किंग के अंदर दाखिल हुआ, वहां का नजारा देखकर चारू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। पार्किंग के बिल्कुल बीचों बीच एक चमचमाती जेड ब्लैक मर्सिडीज मैकबी एस क्लास खड़ी थी। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी। ये वो गाड़ी थी जिसमें देश के सबसे अरबपति और राजनेता चलते थे। गाड़ी के चारों तरफ काले सूट पहने, आंखों पर डार्क ग्लासेस और कानों में वायरलेस ईयरपीस लगाए 4 हट्टे-कट्टे कमांडोज बॉडीगार्ड्स खड़े थे। जैसे नक्श वहां पहुंचा, उन चारों खूंखार बॉडीगार्ड्स ने एक साथ 90 डिग्री कोण पर झुककर उन्हें सलाम करके कहा, गुड इवनिंग मिस्टर शाह। बॉडीगार्ड की भारी आवाज पूरी पार्किंग में गूंज गई। तभी एक गार्ड ने तुरंत दौड़कर उस करोड़ की गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। नक्श, जो एक सेकंड तक थका हुआ था, गरीब स्टूडेंट्स लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एक झटके में बदल गई। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई। उसके चेहरे पर एक लाचारी और खौफनाक रुतबेदार गंभीरता में बदल गई। उसके हाथ में अपना एक पुराना बैग गार्ड को थमाया और एक असली बादशाह की तरह एक शानदार गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के अंदर से नक्श की भारी और आदेशात्मक आवाज आई, हेडक्वार्टर चलो। उसका ऑर्डर सुनते ही गार्ड ने दरवाजा बंद किया और अगले ही पल वो मैकबे एक शेर की तरह दहाड़ कर पार्किंग से बाहर निकल गई। ये सब देखकर पिलर के पीछे छुपी चारू की हालात ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का करंट दे दिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारू ने कांपते हुए होठों से बुदबुदा कर कहा, मिस्टर मिस्टर शाह। उसका दिमाग सुन पड़ गया था।
जो लड़का आज सुबह तक कॉलेज की कैंटीन में दूसरों की छोड़ी हुई चाय पीता था, जिसके जूतों में छेद थे, जिसे रोहित राजादा ने सरेआम जानवरों की तरह पीटा, वो असल में मिस्टर शाह था, देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून देवराज शाह का असली वारिस। चारों को समझ में आ गया कि नक्श कोई बेचारा गरीब लड़का नहीं था। वो तो एक ऐसा खामोश ज्वालामुखी था जो फटने से पहले अपनी राख से दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। उसने रोहित की मार इसलिए नहीं खाई कि क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए खाई क्योंकि वो उसका खेल इतना बड़ा था कि रोहित जैसे मच्छरों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी अचानक चारों के मन में उसके लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी या नफरत थी वो सब गायब हो गई। उसकी जगह एक अजीब से पागलपन और खौफनाक आकर्षण ने ले ली। चारों हमेशा से एक ऐसी रानी बनना चाहती थी जो दुनिया पर राज करे। उसे पैसों और ताकत से बेइंतहा प्यार था। उसने पहले भी अमीर लड़कों पर डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि वो लोग तो सिर्फ एक प्यादा थे और असली राजा, असली भगवान तो वो नक्श शाह था। चारों की आंखों में एक खतरनाक लालच और एक अजीब सा जुनूनी प्यार चमकने लगा। उसने खुद से कहा, भगवान, एक ऐसा भगवान जो गरीबी के भेष में छुपा है। उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी दिल्ली को खरीद सकता है। यह कहकर चारों ने उस खाली पार्किंग की तरफ देखकर अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर एक शातिर कटीली मुस्कान आ गई। चारों ने मन ही मन में खौफनाक कसम खाकर कहा, रुचि मेहरा, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, इस डायमंड को ठुकरा दिया। तूने और रोहित ने उस पर हाथ उठाया। नक्श तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और जब नक्श शाह इस पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाएगा तो उसके बगल में जो रानी बैठेगी वो कोई और नहीं बल्कि मैं होंगी। चारों ने नक्श की वो सच्चाई जान ली जिसे देवराज शाह और पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया था। अब चारों ने फैसला कर लिया कि नक्श के इस सीक्रेट का इस्तेमाल करके उसके दिल और उसके एम्पायर में अपनी जगह बनाएगी। वो किसी भी कीमत पर उस फटीचर भेष में छुपे हुए उस अरबपति भगवान को अपना बनाकर रहेगी। उधर चारों ने उन खतरनाक, शातुर और जुनूनी इरादों से पूरी तरह अनजान नक्श शाह अपनी चमचमाती मर्सिडीज महकमे में बैठकर सीधे शाह इंडस्ट्री के आलीशान हेडक्वार्टर पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने झुककर उसे सलाम किया और वो अपने प्राइवेट एलिवेटर से सीधे टॉप फ्लोर पर बने उस शानदार प्रेसिडेंशियल सूट और ऑफिस में पहुंच गया। वहां काशीनाथ जी उनका इंतजार कर रहे थे। नक्श ने अगले कुछ घंटों तक कई महत्वपूर्ण फाइलों का जायजा लिया। उसने कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ सीक्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और शाह एम्पायर के फाइनेंस से जुड़ी कुछ बहुत ही बारीकी और पेचीदा चीजों को समझा। उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। खुद काशीनाथ जी भी हैरान थे, लेकिन नक्श के दिमाग में सिर्फ बिजनेस नहीं चल रहा था। वो उन फाइलों के बीच देवराज शाह की उन कमजोर कड़ियों को ढूंढ रहा था जहां से वो उस एम्पायर की नींव हिला दे। रात के करीब 2 बजे थे। काम करते करते नक्श की आंखें भारी होने लगी, इसलिए नक्श ने फाइल बंद करके कहा, आज के लिए इतना ही काफी है काशीनाथ जी। यह कहकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो ऑफिस से सटे हुए अपने आलीशान बेडरूम में चला गया, जो किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से कम नहीं था। वहां के मुलायम गद्दों पर लेटकर उसे नींद आ गई, लेकिन उस महंगे बिस्तर पर सोकर उसके जहन में वो सर्द रात की यादें थी, जो वो फुटपाथ पर भूखा दर्द से तड़पता हुआ लेटा था। दौलत उसके शरीर को आराम दे सकती थी, लेकिन उसकी रूह अभी भी उन जख्मों से जूझ रही थी। इसी दर्द के बीच वो रात भी बीत गई। अगली सुबह जब नक्श की आंख खुली तो उसने अपना वापस पुराना और घिसा हुआ रूप धारण कर लिया। महंगे सूट की जगह फिर से वही फीकी पड़ चुकी जींस, कॉलर से घिसी हुई शर्ट आ गई। वो अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर अपने पीजी से होते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में आज पहले ही की तरह बोरिकुल शांति थी। सुबह की हल्की धूप में स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप्स में खड़े बातें कर रहे थे। कैंटीन के पास से चाय की महक आ रही थी। नक्श अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में सिर झुकाए अपनी पुरानी किताबों का बैग कंधे पर लटकाए मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कॉलेज के किसी कोने में चारों आज पागलों की तरह उसे ढूंढ रही होगी। कल शाम मर्सिडीज मैकबे वाली सच्चाई जानने के बाद चारों की पूरी रात की आंख में कट गई। उसके दिमाग में सिर्फ नक्श का वो रुतबेदार चेहरा और वो करोड़ों की गाड़ी घूम रही थी। आज वो सुबह जल्दी से कॉलेज आ गई थी और वो हर उस जगह नक्श को ढूंढ रही थी जहां वो आमतौर पर पाया जाता था, लाइब्रेरी के पीछे, कैंटीन में या फिर ग्राउंड के पास। चारों ने ठान लिया था कि वो आज किसी भी तरह नक्श से बात करेगी और उस भगवान के करीब जाने का रास्ता तलाशेगी। लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। नक्श अनजाने में ही सही चारों के नजरों में बचकर सीधा अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगा।
नक्श आर्ट्स ब्लॉक के उस लंबे और शांत कॉरिडोर से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में था और सोच रहा था कि आज शाम को शाह इंडस्ट्रीज की कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है। लेकिन तभी अचानक उसके कदम ठिठक गए। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक ऐसा नजारा था जिसने नक्श के दिलों की धड़कन एक पल के लिए रोक दी। वहां जमीन पर एक लड़की घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके एक काले रंग का बहुत ही घिसा पुराना सा सूती सूट पहना था। सूट का रंग जगह जगह से उड़ चुका था। उसकी सिलाई कई जगहों से खुल रही थी। वो डरी सहमी लड़की अपने कांपते हाथों से जमीन पर बिखरे कुछ चिल्लर और 10-20 रुपए के तुड़े मुड़े नोट इकट्ठा कर रही थी। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वो कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के खड़ी हो या फिर किसी गहरे खौफ में हो। उसके ठीक सामने कॉलेज की कुछ अमीर और घमंडी लड़कियां खड़ी थी, जिन्होंने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने थे। वो लड़कियां उस गरीब लड़की को घेर कर खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी एक अमीर लड़की ने अपने हाई हील वाले सैंडल को एक सिक्के की ओर दूर खिसका कर कहा, अरे देखो इसे भिखारिन कहीं की, तुम्हारे जैसे लोग डीओ में कैसे आ जाते हैं? ये सिक्के क्या मंदिर के बाहर से मांग कर लाई है? उसके पीछे पीछे ही दूसरे लड़के ने अपनी नाक सिकोड़ कर कहा, छी, इसके कपड़ों से कैसी बदबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि इसके पास नहाने के साबुन के पैसे नहीं। वो लड़कियां लगातार मजाक उड़ा रही थी और वो बेचारी लड़की बिना कुछ कहे अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए सिर्फ अपने पैर समेट रही थी। उस लड़के को उस हालात में देखकर नक्श के सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह अपने सामने कोई लड़की नहीं बल्कि आईने में अपना ही अक्स देख रहा हो। उस लड़की की लाचारी, उसकी वो फटीचर हालात और अमीरों का वो क्रूर मजाक, सब कुछ नक्श की अपनी कहानी का रिप्ले हो रहा था। नक्श की मुट्ठियां कस गई। उसका दिल किया कि वो अभी आगे बढ़कर उन अमीर लड़कियों का गुरूर मिट्टी में मिला दे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस लड़की ने जल्दी से अपने पैर अपनी पुरानी सी चुन्नी के पल्लू में बांध लिए। वह खड़ी हुई। उसने एक बार भी उन अमीर लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और रोते हुए तेज कदमों से वहां से भाग निकली। नक्श अभी तक उसका चेहरा पूरी तरह से देख नहीं पाया था। उसके लंबे और बिखरे हुए बालों ने उसका चेहरा छुपा लिया था। वो उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था, इसलिए नक्श ने कदम खुद ब खुद उस लड़की के पीछे चल पड़े। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानना चाहता था कि वो कौन है जो बिल्कुल उसी की तरह इस जालिम दुनिया के तानों का जहर पी रही है। वहीं वो लड़की भागकर कॉलेज की उस पुरानी और बंद पड़ी लाइब्रेरी के पीछे एक सुनसान कोने में चली गई। वहां अक्सर कोई नहीं आता था। नक्श भी दबे कदमों से वहां पहुंचा और एक दीवार के पीछे छुपकर उसे देखने लगा। लड़की एक पुराने से सीमेंट की बेंच पर बैठकर जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटनों को अपनी बाहों में समेट लिया और अपना सिर उन पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी दर्दनाक थी, सुनसान जगह भी खामोशी से कांप गई। रोते रोते अपना सिर उठाया उसने और आसमान की तरफ देखकर सिसक कर बोली, हे भगवान, तुमने मुझे इस जालिम दुनिया में भेजा ही क्यों? जब यहाँ किसी के दिल में कोई इंसानियत नहीं, जब मेरे पास किसी का सहारा नहीं, तो तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते? मेरा क्या कसूर है कि मैं गरीब हूँ? मैं थक गई हूँ भगवान, मैं अब बिल्कुल थक चुकी हूँ। वो पागलों की तरह रोए जा रही थी और उसके हर एक आंसू में सालों की बेबसी और दर्द छलक रहा था। वहीं दीवार के पीछे खड़े नक्श की आंखें भी ये सुनकर भर आई। उसे वो रात याद आ गई जब उसकी माँ के गुजरने के बाद वो भी आसमान की तरफ देखकर ऐसे रोया था, ऐसे ही भगवान से शिकायत की थी। तभी उस लड़की ने अपने आंसू पोंछने पर अपना सिर घुमाया और पहली बार नक्श ने उसका चेहरा साफ तौर पर देखा। नक्श को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में उसका दिल निकाल लिया हो। वो वहीं पर बुत बनकर खड़ा हो गया। वो लड़की सांवले रंग की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। वो जिस चीज से नक्श को अपनी जगह पर जमा दिया था, वो थी उस लड़की की आंखें। उसकी आंखें बड़ी सुंदर, बड़ी और इतनी गहरी थी कि उनमें डूबने का मन करे, लेकिन उन आंखों में जो दर्द और सूनापन था, वो नक्श के लिए बड़ा जाना पहचाना था। वे आंखें बिल्कुल नक्श की माँ की आंखें जैसी थी। वही गहराई, वही मासूमियत, दुनिया से वही शिकायत जो उसकी माँ की आंखों में उनकी आखिरी वक्त में था। उन आंखों को देखते ही नक्श का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी माँ की यादें एक सुनामी की तरह उसके दिमाग से टकराने लगी। उसे लगा कि अगर वो इस लड़की की मदद नहीं करेगा तो ये वैसा ही होगा जैसे उसने अपनी माँ को तड़पते हुए छोड़ दिया था। नक्श से अब और वहां छुप कर नहीं रहा गया। उसने फैसला कर लिया कि वो लड़की की मदद करेगा। वो धीरे से दीवार के पीछे से बाहर निकला
और उस लड़की की तरफ बढ़ा। नक्श ने बहुत ही नर्म और कांपती हुई आवाज में कहा, ए सुनो। लड़के ने अचानक किसी अनजान लड़के की आवाज सुनी तो वह एकदम से घबरा गई। उसने झटके से अपना सिर उठाया और नक्श को देखा। नक्श के वो पुराने कपड़े और उसका हुलिया देखकर उसे लगा शायद ये भी उन्हीं लोगों में से एक है जो उसे चिढ़ाने या मजाक उड़ाने के लिए यहाँ तक आ गया है। लड़की झट से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसका शरीर फिर से कांपने लगा। लड़की ने घबराकर पीछे हटकर कहा, मैं मुझे परेशान मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो। उसको ऐसे घबराता हुआ देखकर नक्श ने अपने हाथ आगे किए और उसे शांत करवाने की कोशिश करके कहा, नहीं नहीं डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूं। मैंने देखा कि वो लड़कियां तुम्हारे साथ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन उस लड़के के दिल में दुनिया का खौफ इतना गहरा था कि उसे किसी की हमदर्दी पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि नक्श भी शायद हमदर्दी का नाटक करने के बाद उस पर हंसेगा। इसलिए लड़के ने साफ तौर पर मना करके कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पास मत आओ। उसकी आंखों में आंसू थे और एक गहरा डर था। अपनी कहकर वो अपना पुराना सा बैग उठाकर वहां से तेजी से भागने लगी। तभी नक्श ने उसे रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाकर कहा, अरे रुको तो, मेरा यकीन करो। लेकिन वो लड़की सुनने को तैयार नहीं थी। नक्श कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं वो खड़ा रह गया और वो लड़की तेज कदमों से वहां से दूर जाने लगी। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही तेज और जानी पहचानी आवाज गूंजी, ओए नक्श। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नक्श के बेस्ट फ्रेंड गर्वित की थी। गर्वित और अंकित दूर से नक्श को ढूंढकर वहां आ गए थे। गर्वित ने इतनी जोर से नक्श का नाम पुकारा कि वहां से भागती हुई लड़की भी अचानक एक पल के लिए रुक गई। नक्श ये नाम उस लड़की के लिए अनजान नहीं था। हालांकि उसने नक्श को कभी करीब से नहीं देखा था, लेकिन कॉलेज में जब भी वो अमीर लोग उसकी गरीबी का और उसके फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाते, वो अक्सर हंसते हुए कहते थे, अरे ये तो बिल्कुल उस लड़की का नक्श का फीमेल वर्जन है, दोनों की क्या खूब जोड़ी जमेगी। नक्श का नाम सुनते ही लड़के के कदमों में एक पल के लिए ब्रेक लग गया। उसने पलटकर नक्श की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। उसने मन ही मन में खुद से पूछा, क्या ये वही नक्श है जिसका ये लोग मेरे जैसा बताकर मजाक उड़ाते हैं। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़के को अपने मजाक उड़ाने वालों में समझ रही थी, वो खुद भी इस कॉलेज का सबसे बड़ा मजाक था। वो भी उसी तरह गरीब और मजलूम था। लड़की के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि वो रुक कर नक्श से बात करे। शायद वो अकेला ऐसा इंसान था जो उसके दर्द को समझ सकता था। उसके कदम नक्श की तरफ मुड़ने ही वाले थे, तभी उसको किसी की आवाज सुनाई दी। उधर गर्वित दौड़ता हुआ आया और उसने जोर से नक्श कंधे पर एक मुक्का मारकर कहा, क्या कर रहा है बे तू यहाँ अकेले इस सुनसान जगह पर। उसके साथ में अंकित भी वहां आ गया। गर्वित और अंकित को नक्श के पास आता देखकर वो लड़की फिर से घबरा गई। उसे भीड़ में से खासकर लड़कों के ग्रुप से बड़ा डर लगता था। उसने अपनी वो झिझक और उस पल के कनेक्शंस को वहीं तोड़ दिया। नजरें झुकाई और चुपचाप तेज कदमों से वहां से निकल गई। उधर नक्श की नजरें अभी भी उसी रास्ते पर टिकी हुई थी जहां से वो लड़की अभी अभी ओझल हुई थी। गर्वित के मुक्के का दर्द उसे महसूस ही नहीं हुआ। उसके दिमाग में अभी भी उसी लड़की की वो गहरी आंसुओं से भरी और उसकी माँ के जैसी आंखें घूम रही थी। तभी गर्वित ने नक्श के चेहरे पर सामने चुटकी बजाकर मजाक में कहा, ओए साले कहाँ खो गया है, कौन सी अप्सरा देख ली तूने इस भूतिया खंडर में। चल क्लास में चलते हैं, वरना वो खड़ूस प्रोफेसर आज फिर से हमें बाहर निकाल देगा। उसकी यह बात सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली। उसने खुद को वर्तमान में वापस पाया और गर्वित की तरफ देखा। नक्श ने अपनी भावनाओं को छुपा कर कहा, अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही बस। तभी अंकित ने नक्श का हाथ पकड़कर खींच कर कहा, तो फिर चल ना। इसके बाद तीनों क्लास की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन नक्श का दिल अभी भी उसी सुनसान कोने में अटका हुआ था। उसने मन में तय कर लिया था कि वो लड़की का पता लगा कर रहेगा। जो दर्द उसने सहा था वो दर्द उस लड़की की किस्मत नहीं बनने देगा। इसी समय उधर कॉलेज के दूसरे कोने में खड़ी चारों जो काफी देर से नक्श को ढूंढ रही थी, उसने दूर से नक्श को गर्वित अंकित के साथ जाते हुए देख लिया। चारों के होठों पर एक बहुत ही शातिर और कातिला मुस्कान आ गई थी। वहीं उधर नक्श और उसके दोस्त क्लासरूम के बाहर दाखिल हुए थे। हमेशा की तरह पीछे की बेंच पर अंकित गर्वित बैठ गए और वो जगह ये थी जहां कॉलेज के अमीर और कूल बच्चे कभी नहीं आते थे। क्लास के अमीर स्टूडेंट्स हमेशा आगे बैठते थे और इस फटीचर गैंग को हिकारत की भरी नजरों से देखते थे। प्रोफेसर के आने में कुछ मिनट बाकी थे। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और अंदर चारों दाखिल हो गई। चारों हमेशा महंगे कपड़े पहनती थी
उसका एटीट्यूड कॉलेज के किसी क्वीन से कम नहीं था। वो आमतौर पर उन लड़कों से बात ही करती थी जिसके पास गाड़ी और पैसा होता, लेकिन आज चारू के हाव भाव बिल्कुल अलग थे। उसने अपने चेहरे पर घमंड का मुखौटा उतारकर बहुत ही साधारण, मासूम और समझदार लड़की का मुखौटा पहन लिया था। उसने पूरी क्लास में नजर दौड़ाई। उसकी नजर सीधा नक्श पर जाकर टिक गई। उसके दिमाग में बीती शाम को वो नजारा घूम गया। करोड़ों की मर्सिडीज मैकबे, काले सूट वाले कमांडर नक्श का वो मिस्टर शाह वाला रुतबेदार रूप। चारू ने मन ही मन में एक शातिर मुस्कान के साथ सोचा, तुम्हें क्या लगता है नक्शा, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन चारू को नहीं। तुमने जो उस फटेचर लड़के का खेल शुरू किया है, मैं उसी खेल में तुम्हारी रानी बनूंगी और तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी। ये सोचकर चारू अपने कदमों को नक्श के बेंच की तरफ मोड़ लिया। जब चारू उसके पास आकर रुकी तो गर्वित और आंखों की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। तभी चारू ने बड़ी ही मीठी और नर्म आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आगे की सीट फुल है। मुझे उन घमंडी लोगों के पास बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी ये बात सुनते ही गर्वित ने पहले चारू को देखा और फिर अपनी घिसी हुई बेंच को, फिर अपना सिर खुजलाकर बोला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम हमारे साथ, मतलब यहाँ पीछे तो हम बैक बेंचर्स बैठते हैं। तभी चारू ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ नक्श के ठीक बगल वाली खाली जगह पर अपना बैग रखकर कहा, वही तो, मुझे लगता है कि पीछे बैठने वाले ज्यादा लोग रिक होते हैं, आगे बैठने वालों में तो सिर्फ शो ऑफ भरा होता है। यह चाल अब चलना उसने शुरू कर दिया था। अब क्या करेगी चारू? क्या चारू नक्श को अपना बना पाएगी या फिर नक्श उसी लड़की के साथ रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द अंडरकवर मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि 1000 लोग जब वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 1000 लाइक हो, और लाइक बिल्कुल कम आते हैं। तो सब लोग देखें तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है।